तो राष्ट्र राज्य का उदय का क्या तात्पर्य है? ऐसा कौन सा इसमें नया चीज आ गया जो आपको समझने में परेशानी हो रही है? तो राष्ट्र राज्य का उदय, अरे भाई ऐसे समझ सकते हैं आप कि जब, एक मिनट यार दरवाजा खुला रह गया। राष्ट्र राज्य से आप ये समझ सकते हैं कि जब जब सामंतवाद का युग चला था, यानी कि जब एक मिनट, जब रोम साम्राज्य का पतन हुआ था, तो रोम साम्राज्य के पतन के दौरान क्या हुआ था कि पहले क्या था, पहले जो रोम है उस दो यूरोप को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक था पश्चिमी रोम, एक था पूर्वी रोम। तो ये इनका विघटन हो गया था। विघटन ऐसे हुआ था कि जब जब पोप समुदाय का राज आया, क्रिश्चियन समुदाय का, यानी कि जो चर्च व्यवस्था थी, जब उनका जो है राज्य आया, तो क्या हुआ कि छोटे छोटे इकाइयों में जो है छोटे छोटे राज्य जो है वो विभाजित हो गए थे। छोटे छोटे राजा हो गए थे जिनको सामंतवाद का उदय कहते हैं। तो अब बड़ा ही आश्चर्य है कि आप लोगों के वर्ल्ड हिस्ट्री में उसको सबसे पहले पूछना चाहिए था कि पुनर्जागरण के बाद ये पूछना चाहिए था कि सामंत राज्य का उदय। फिर उसे पूछना चाहिए था कि साम्राज्य राज्य के उदय के बाद राष्ट्र राज्य का उदय और सामंतवाद का पतन, एक साथ पूछना चाहिए था। लेकिन उसने डायरेक्ट पूछ लिया राष्ट्र राज्य का उदय। तो राष्ट्र राज्य के उदय से तात्पर्य है कि जब 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान यह दुनिया पूरी यह पूरी दुनिया में फैल गया। आधुनिक राज्य में राष्ट्रवाद का तत्व मिल जाने से राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। कई मामलों में तो आधुनिक राज्य के लोगों के बीच राष्ट्रवाद की चेतना का संचार किया और इसकी सीमाओं में रहने वाले लोगों को राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित किया। किताबी ज्ञान है, हम लोग अपने भाषा में समझते हैं। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान जब धर्म युद्ध हुए, जब धर्म युद्ध हुए, लोगों के अंदर जागरूकता फैली, विज्ञान का उदय हुआ, तो क्या हुआ, राष्ट्र राज्य का उदय होने लगा। तो राष्ट्र राज्य का उदय उदय का तात्पर्य यह निकलता है कि जब सामंतवाद का पतन होने लगा तब राष्ट्र राज्य का उदय होने लगा। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि सामंतवाद क्या था, सामंतवाद का उदय क्या था। तो सामंतवाद का उदय तब हुआ था जब पोप समुदाय और चर्च की व्यवस्था जो है वो पूरे सभी लोगों पर लागू हो रही थी। तो हुआ यह था कि उस समय जब रोम का विघटन हुआ, पूरे जो पूरा यूरोप है उसको हम रोम कहते थे, जब रोम का जो है विघटन हुआ, तो रोम के विघटन के दौरान छोटे छोटे राज्य बन गए और उनको हम सामंतवाद का उदय कहते हैं। सामंत मतलब छोटे छोटे राज्यों का राजा होता है, उसको सामंत कहते हैं। तो सामंतवाद का जो है उदय हो गया, छोटे छोटे राजा बन गए। लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ तो शिक्षा व्यवस्था सुधरी, प्रिंटिंग प्रेस छपे, लोगों को पढ़ना लिखना आया, लोगों को धर्म की किताबें पढ़ना आया। लोग जब जागरूक हुए तो उन्होंने उन चर्च की जो व्यवस्थाएं थी, उस सामंत की जो व्यवस्थाएं थी, जो किसानों को मजबूर करके रख दी थी, डबल डबल तीन तीन प्रकार के उनके ऊपर कर लगा रही थी, इन सब से वो बाहर निकल करके उन्होंने क्या किया, अपने एक नए नए राष्ट्र का निर्माण करने लगे और नए नए चर्च का भी निर्माण करने लगे। बीच में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो नए नए चर्च का भी निर्माण करने लगे। तो उसमें हुआ क्या कि पहले क्या था कि एक छोटा सा राजा होता था सामंत। तो छोटा जब सामंत राजा होता था तो राजा में और पोप में, दोनों लोगों में जो है वो थोड़ा सा अंदरूनी मामले बिगड़ गए। हुआ क्या, आप ऐसे समझिए यार, जब एक राजा है यानी एक मुख्यमंत्री है, उसकी जो सुख सुविधाएं हैं वो जनता के किसी एक आम आदमी को अगर उसकी सुख सुविधाएं मिलने लगे तो उसको तकलीफ होने लगी। यही चीज यहां पे हुआ कि जो राजा का, जो सामंत का राजा था, जो छोटे छोटे राज्यों का एक राजा रहता था, उसके बराबर चर्च के जो पॉप होते थे उनको अधिकार मिल गया। उनसे ज्यादा उनके पास धन होने लगा, उनसे ज्यादा उनके पास कर पहुंचने लगा। तो ये स्थिति में क्या हुआ, जो सामंत के राजा थे उनको तकलीफ होने लगी।
तो वो भी थोड़ा सा जो है पोप समुदाय से चुप कुछ कटने लगे। इन दोनों में ही जो है एक प्रकार का विघटन पैदा हो गया, इन दोनों में ही लड़ाई झगड़े होने लगे। तो इसका फायदा लोगों ने उठाया। उन्होंने क्या किया, सामंत को एक किनारे कर दिया, जो चर्च थी, पॉप लोगों थी, उसको एक किनारे कर दिया, और उन्होंने नया अपना एक नया जो है क्या किया, एक चर्च बनाया। और उस चर्च में धर्म के अनुसार जो लिखा गया था उस अनुसार अपने भगवान इष्ट देव की क्रिश्चियन समुदाय पूजा पाठ करने लगा। और उन्होंने क्या किया, अपने नए एक राज्य का जो है निर्माण किया। और ये जो निर्माण होते थे, ये राष्ट्र राज्य इनको कहा गया, क्योंकि ये राष्ट्र की तरह एक बड़ा बड़ा राज्य बनने लगा। जो छोटे छोटे सामंत राजा थे, इनको या तो मार दिया गया या तो इनको एक में कर लिया गया, इनको मिला करके एक नए राष्ट्र का निर्माण किया गया कि 5-10 राजाओं को मिला करके एक राज्य बना दिया जाए। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जब आप मैप में देखेंगे तो वो जो पार्ट आता है यूरोप का, देखेंगे आप वहां छोटे 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 बहुत सारे राज्य हैं। वो उदाहरण वही है कि जब उस समय क्या हुआ, उस समय जब कई राजाओं को या तो मार दिया गया या तो इनको आपस में मिला करके एक नए राष्ट्र का निर्माण किया गया। तो छोटे छोटे बहुत सारे जो है वो देश बन गए, जिन्हें हम राष्ट्र राज्य का उदय के नाम से जानते हैं। ठीक, तो वही है राष्ट्र राज्य का उदय, यानी सामंतवाद का पतन और राष्ट्र राज्य का उदय। सामंतवाद का जब पतन हुआ तो राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तो यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय, तो यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय का मतलब है कि सामंतवाद का वर्चस्व था। हम जो बात है वो हम आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग समझ भी गए होंगे, लिख भी लेंगे। लेकिन चूंकि किताबी ज्ञान भी ज्यादा जरूरी है, तो हमने इसलिए किताबी ज्ञान इसमें ज्यादा भर दिया है कि लोगों के पास हिस्ट्री की किताब नहीं है, तो इसी से पूरा पढ़ लें, नहीं तो ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं है जो मैंने लिखा है, खाम खा मेरा समय खराब होता है। समझ गए ही होंगे आप लोग। तो वही बात ये नीचे अपने शब्दों में कह रहा है, ये कह रहा है कि सामंतवाद का वर्चस्व था, हाँ सही बात है, और राजाओं की शक्ति अत्यंत दुर्लभ हो गई थी, दुर्बल हो गई थी। सामंत राजा की तरह अनेक शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वयं को लगभग राज्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं थी, और उन्हें ईसाई जगत का एक भाग समझा जाता था, और उन पर पोप का नियंत्रण था। तो सामंत के जो राजा थे, चूंकि सामंत राजा थे, उनका अपना एक जो है वो अधिकार होना चाहिए। तो वो क्या थे, वो राजा लोगों के जो है वो, ये कौन है यार, क्या हो गया है आज ग्रुप में। हम्म। तो जो राजा होते थे, उन राजाओं के ऊपर क्या था, पोप का निमंत्रण नियंत्रण हो गया था। पोप समुदाय, चर्च व्यवस्थाएं जो है उन पर जो है वो प्रभाव थी। किंतु 15वीं और 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ। तो पुनर्जागरण में क्या हुआ, लोग धर्म के प्रति राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, धर्म का विकास हुआ। जो पोप समुदाय जबरदस्ती लोगों के ऊपर लागू करके रखा था, जो पोप समुदाय जबरदस्ती लोगों के ऊपर लागू करके रखा था, उसमें क्या हुआ, उसमें लोगों ने नए चर्च का निर्माण किया, अपना छोटा छोटा अपना अलग अलग चर्च बनाया, और उसमें लोगों ने अपने धर्म की पूजा पाठ करने लगे। और जब वो लोग धर्म की जब पूजा पाठ करने लगे तो अपने धर्म के प्रति उन लोगों का प्रेम जागा, जो कि अभी तक क्या था, सामंतवाद ने और जो ये चर्च समुदाय थे, पॉप समुदाय ने उनके ऊपर एक बोझ बना करके डाला हुआ था कि तुम्हें अपने कर का इतना परसेंट मुझे यहां देना पड़ेगा। तो सामंत कहता था कि अपने कर का मुझे यहां पे देना पड़ेगा। तो सामंत क्या था, राजा था, तो वो कहता था इतना कर मुझे भी चाहिए। पोप समुदाय, पोप समुदाय क्या था, पोप समुदाय क्या था, वो चर्च व्यवस्था वाले थे, वो कहते थे हमें भी कर चाहिए। तो एक मजदूर के ऊपर, एक नागरिक के ऊपर दो दो प्रकार के कर लग गए थे, एक राजा भी लेता था, एक पोप समुदाय यानी चर्च व्यवस्था भी लेती थी। तो इससे क्या हो गया, इससे लोगों के ऊपर डबल प्रकार का बोझ पड़ने लगा था। अरे आप ऐसे समझिए कि नर्क से बदतर हो गई थी जिंदगी। तो जब किसी के ऊपर डबल डबल प्रकार का जो है वो प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर
दबाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से वो बदलाव की स्थिति तो लाएगा, और वही बदलाव की स्थिति बनी थी पुनर्जागरण का कारण। और लोगों ने अपनी अपनी चर्च व्यवस्था बनाई, और चर्च व्यवस्था के अनुसार लोगों ने धर्म को ऊंचा किया, धर्म की पूजा पाठ की, और साथ ही क्या किया, साथ ही लोगों ने, एक मिनट भाई रुकिए, आई अटेंड द फर्स्ट टाइम, डोंट हैव मच आइडिया ऑफ फीलिंग्स एंड मी। भेज दिया भाई ये। तो क्या किया, उन लोगों ने अपना एक अलग राष्ट्र बनाया। तो राष्ट्र बनाया कैसे, जो छोटे छोटे सामंत होते थे उन राजाओं को और मिला करके एक नए राज्य का निर्माण किया, जिसे हम राष्ट्र राज्य का उदय कहते हैं। तो जब राष्ट्र राज्य का उदय हुआ और लोग परेशान थे ही, तो लोगों की धर्म राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास हुआ। यानी अपने राष्ट्र के प्रति, अरे भाई आप भारत के नागरिक हैं, बताइए भारत से प्रेम करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से प्रेम करता है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान से करता है, रूस रूस से करता है, अमेरिका अमेरिका, जो जहां का नागरिक होता है वो अपने देश से प्रेम करता है। तो लोगों में क्या हुआ, धर्म राष्ट्रीयता की भावना की भी विकास हुआ, जिनके जिसके मध्य युग का अंतरक आधुनिक युग की घोषणा की। बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से सामंतों की शक्ति समाप्त हो गई। आप लोगों ने देखा था कि जब पुनर्जागरण में जब आधुनिक युग की घोषणा हो गई कि अब आधुनिक युग आ गया है, बौद्धिकता लोगों में बढ़ी, सामाजिक लोगों की व्यवस्थाएं बढ़ी, आर्थिक स्थितियां सुधरी, तो इनके कारणों से क्या हुआ, जो सामंतवाद की शक्तियां थी, जो सामंत के राजा थे, उनकी शक्तियां कम होने लगी, वो दुर्बल पड़ने लगे, जिससे क्या हुआ, आधुनिक राज्य के विकास के दरवाजे खुल गए और आधुनिक युग का आरंभ हो गया, जहां एक और पश्चिमी यूरोप में स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल और राज्य का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी पूर्वी और मध्य यूरोप में जर्मनी, इटली, बोहेमिया, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, तुर्की, रूस, लिथुआनिया, इन लोगों का जो है वो कारण हो। हिंदी के हो सकता है कहीं एक आध त्रुटि हो गई उस शब्द फास्ट लिखने में, तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, शब्दों को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जितने भी ये छोटे छोटे राज्य थे, ये पूर्वी यूरोप में अगर जाके देखिए तो स्पेन एक अलग राष्ट्र बन गया, एक फ्रांस बन गया, एक इंग्लैंड बन गया, फिर पुर्तगाल भी बना बीच में। तो इन लोगों में क्या हुआ, राज्य का उदय हुआ, राज्य का उदय लिखा है भाइयों, राज्य है वो, तो राज्य का उदय बना, यानी एक एक अलग अलग तरीके से जो है राष्ट्र बन गए, तो इन राज्यों का जो है उदय हुआ। वहीं दूसरी ओर दक्षिणी पूर्वी में देखा जाए तो मध्य यूरोप में जर्मनी, इटली, बोहेमिया, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, तुर्की, रूस, तो लिथुआनिया, इन लोगों के जो है संगठित सशक्त नहीं हो पाए थे। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा त्रुटि है, इसमें मध्य यूरोप में जो जर्मनी और इटली लिखा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, यहां पे भी जो है ये चीज हुई थी। हाँ, लेकिन बोहेमिया, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, तुर्की, रूस, लिथुआनिया, इनके कारण उनके संगठित एवं सशक्त नहीं हो पाए थे, यहां पे जो उनकी व्यवस्थाओं को सुधार नहीं हुआ था। और जितने क्या नाम है यार, आज क्या हो गया है ग्रुप को यार, इतना ज्यादा लोग जो है वो मैसेज डाल रहे हैं। हम्म, बिल्कुल पगला गए हैं क्या सब। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा। तो यूरोप में, हाँ कहाँ थे भाई, हाँ, तो यूरोप में क्या हुआ कि राज्य तंत्रों का जो है वो नए नए आधुनिक युग के आरंभ में, जहां एक और पश्चिमी यूरोप में स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्कॉटलैंड जैसे प्रतिस्पर्धी राज्य तंत्रों का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी पूर्वी और मध्य यूरोप में जर्मनी, इटली, बोहेमिया, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, तुर्की, रूस, लिथुआनिया आदि अपनी अविकसित व्यवस्थाओं के कारण उतने संगठित एवं सशक्त नहीं हो पाए जितने पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र। इस प्रकार राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष आधुनिक युग में एक बड़ी ही विशेषता रही। तो
ये जरूरी भी था और ठीक है। हाँ। तो अब अगर इनको जो है थोड़ा सा लेखबद्ध किया जाए या क्रमबद्ध किया जाए, तो राष्ट्रीय राज्य तंत्रों के उदय के कारण, तो उदय के कारण क्या क्या बने। अभी हमने तो ये बता दिया कि सामंतवाद का पतन हुआ था। कि कोई बोल नहीं रहा है, म्यूट हो गए हैं क्या आप लोग भाई? अनम्यूट कर दिया, अच्छा। अच्छा हाँ ठीक। तो अब इसमें अगर कुछ आपको हेडिंग डाल दी जाए, मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि राष्ट्र राज्य के उदय का जो है विस्तृत विश्लेषण कीजिए, तब फिर आपको जो है कुछ हेडिंग्स डालनी पड़ेगी। उसी हेडिंग्स में एक हेडिंग आती है जिसको हम कहते हैं सामंतवाद का पतन। तो सामंतवाद का पतन, तो सामंतवाद का पतन से तो आप लोग समझ ही गए होंगे सामंतवाद की पतन की कारण क्या थी। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम लोग डीपली जाकर के देखें। हालांकि ये डीपली आप लोगों को इतना डीपली नहीं जानना है जितना पीपीटी में लिखा है। देखिए इसमें वो क्या नाम है, गुलाब के फूलों का युद्ध 30 वर्षों का तक चलता रहा। ये सारी चीजें हैं, इतना डीपली नहीं जाना है, लेकिन हाँ फिर भी एक बार चूंकि हिस्ट्री है तो बिना पढ़े आएगा नहीं। तो मध्य युगीन यूरोप की प्रथम प्रमुख विशेषताएं सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था आप लोग पहले समझ चुके हैं। सामंतों ने सनई सनई अपनी वृद्धि में, अपनी शक्ति में वृद्धि कर छोटे छोटे राज्यों के समान शासन करना आरंभ कर दिया था। अरे यार ये कौन है, एक मिनट यार, कोई आ गया है जरा सा। दे तो सामंतवाद के पतन, हाँ ठीक है सामंतवाद। तो मध्य जो युग थे उसमें आप लोगों को पहले ही पता है, कुछ नया नहीं है। तो उसमें क्या था कि जो सामंतवाद है उनका जो है वो काफी वृद्धि कर चुके थे। तो वास्तव में सामंत लोग ही छोटे छोटे राजा थे। अब पहले पता है कि छोटे छोटे राज्य थे भाई, छोटा छोटा राज्य था, छोटे छोटे राज्य थे जो परस्पर आपस में युद्ध किया करते थे। और एकता भी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि चलो एकता रही हो तो चीजें चलती रही। ये लोग आपस में जो है हमेशा लड़े रहते थे। हाँ, सामंतों का प्रभाव इतना अधिक था कि इंग्लैंड में गुलाब के फूलों का युद्ध, एक नाम है गुलाब के फूलों का युद्ध, 30 वर्षों तक चलता रहा था। मतलब एक ऐसा युद्ध था जो 30 वर्ष तक चलता था। और किसानों की जो स्थितियां थी वो इतनी अत्यंत शोचनीय थी कि शोषण अपनी पराकाष्ठा पार कर चुका था। इतना शोषण हो चुका था। अरे शोषण का मैंने एक बार आप लोगों को एक चैप्टर में बताया था कि पोप और सामंत मजदूर का इतना शोषण कर लिए थे कि सामंत जो राजा होते थे वो कहते थे हमको हमारा कर दो, वहां वो मजदूर कर देता था। कृषकों मतलब कौन हो गया, किसान। फिर पोप कहते थे, चर्च कहते थे कि हमारे यहाँ, वो कहते थे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि चर्च को जो है वो कर देना है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ था, वो कहे बाइबल पढ़े लिखे नहीं रहते थे तो लोगों को वहां पे भी देना पड़ता था। कंडीशन ये थी कि मतलब चारों सभी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इवन कंडीशन ये थी कि राजा वाजा जब चाहते थे जिस चाहे उस लड़की से शादी कर लेते थे, या अपने सुख के लिए जिसको चाहे उसको यूज कर लेते थे। तो मतलब इतनी भ्रष्टता हो गई थी कि बहू बेटियां के तो सुरक्षित नहीं थी, साथ साथ डबल डबल तरीके का उनके ऊपर जो है वो कर लगाया जाता था। तो बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। इसीलिए लेखक कहता है कि पराकाष्ठा पार हो चुकी थी। तो शोषण अपनी पराकाष्ठा को पार कर चुका था। जन साधारण सामंती व्यवस्था से अत्यंत पीड़ित था और सामंतवाद के पतन के लिए प्रयत्नशील कर रहा था। जब सामंती व्यवस्था का दमन करने के लिए शासकों ने अपनी शक्ति में वृद्धि, सामंतों के विरुद्ध अभियान आरंभ किया, तो जनता एवं राजा के मध्य सीधा संपर्क स्थापित हो गया और जनता द्वारा राजा का साथ दिए जाने से सामंतवाद का पतन हुआ।
इस प्रकार राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप निरंकुश राज्य तंत्रों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। कहने का मतलब जो चर्च लोग बनाना शुरू किए, नया चर्च, उनमें अपनी धर्म के प्रति प्रेम बढ़ा, देश के प्रति जो है प्रेम बढ़ा, तो वो लोग क्या करते थे, एक किसी राज्य को अपना राजा मान लेते थे, फिर उस राजा की तरफ से लड़ाई करने के लिए दूसरे राजा से तैयार हो जाते थे, फिर उस राजा को या तो मार देते थे या तो वो राजा तैयार हो जाता था उस देश में शामिल होने के लिए। तो 5-10 राजाओं को मिला करके एक अपना नया राष्ट्र का निर्माण कर लेते थे। इसी को कहते हैं राष्ट्रीय राज्य तंत्रों का उदय का कारण, राष्ट्र राज्य का उदय का कारण, नए नए राज्य जो है वो विकसित हो जाते थे। अच्छा, व्यापार वाणिज्य का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड कॉमर्स। तो व्यापार वाणिज्य का विकास में आप देखें तो लेखक ने कहा कि व्यापारिक क्रांति ने भी निरंकुश राज्यतंत्र के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाणिज्यवादी नीतियों के कारण राजाओं को प्रचुर धनराशि मिली। ध्यान दीजिएगा शब्दों को, व्यापारिक क्रांति ने भी निरंकुश राज्यतंत्र के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाणिज्यवादी नीतियों के कारण राजाओं को प्रचुर धनराशि मिली, जिनका उपयोग किसमें हुआ, सेना को मजबूत करने में, सेना को संगठित करने में, अपनी राजनीतिक सत्ता के विस्तार के लिए करते थे। और व्यापार के विस्तार ने भी सुदृढ़ सरकार की अनिवार्यता को बढ़ा दिया। व्यापार वाणिज्य की उन्नति के साथ साथ मध्य वर्ग का सामाजिक आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती गई। मध्यम वर्ग ने अपने व्यापार वाणिज्य के उत्थान तथा सुरक्षा हेतु सुदृढ़ राज्य तंत्र के स्थापना में बड़ा सक्रिय योगदान दिया, और मध्य वर्ग ने सामंतों के विरुद्ध राज्य तंत्रों की बड़ी सेवाएं की और राष्ट्रीयता की भावना का सृजन किया, जिसके बदले में राजाओं ने व्यापार वाणिज्य का जो है वो संरक्षण किया। तो व्यापार वाणिज्य का विकास क्या हुआ, जब 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 7-8 राजाओं को मिला करके एक राजा बना लिया गया, फिर वो राजा का जिम्मेदारी हो गया कि जो राष्ट्र के लोग हैं उनके हित में काम करे। तो वो जो नीतियां बनाता था, वो व्यापारिक नीतियां जो बनाता था, वो ऐसी नीतियां बनाता था जो व्यापारी वर्ग को बढ़ाने में, व्यापारी वर्ग के विस्तार को सुदृढ़ करने में, उनकी अनिवार्यता को बढ़ाने में, उनको मजबूत करने में जो है वो एक अहम भूमिका निभाएं। वो ऐसा नहीं करता था कि इनके ऊपर ऐसा कर लगा दो कि ये घसघसा के वहीं बैठ जाए जो है, ये सब नहीं थी। उन्होंने क्या किया, व्यापार की उन्नति के साथ साथ मध्यम वर्ग, जो छोटे वर्ग थे, मध्यम वर्ग थे, देखिए मध्यम वर्ग सामाजिक स्थिति उनकी मजबूत हुई। देखिए आप देखेंगे ना, यूरोप के देशों में जाकर के देखेंगे तो वहां जल्दी गरीब आदमी बहुत कम मिलते हैं, मतलब गरीब भी रहेंगे तो यहाँ का अमीर वहां का गरीब होगा, आप ऐसे समझिए। क्यों? क्योंकि वहां के राजा ने उसी समय से, जब पुनर्जागरण हुआ था 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी से ही, उन्होंने क्या किया था, जो लिखा है, देखिए इसमें लिखा भी है कि वाणिज्य की उन्नति के साथ साथ मध्यम वर्ग की सामाजिक उन्नति, जो मध्यम वर्ग का था, जो गरीब तबका था, उसको भी इन लोगों ने आगे किया और उनकी भी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। तो मध्यम वर्ग ने अपने व्यापार वाणिज्य के उत्थान तथा सुरक्षा हेतु सुदृढ़ राज्य तंत्र के स्थापना में बड़ा सक्रिय योगदान दिया, और मध्यम वर्ग ने सामंतों के विरुद्ध राज्य तंत्रों की बड़ी सेवाएं की। क्या हुआ, जब लोग व्यापार किए तो इनकम आई तो क्या किए, अपने देश के हित में लोगों ने लगाया, तो व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। तो जब एक देश में व्यापार का जब विकास होता है, तभी वो देश जो है वो विकास करता है। एक बार फोटो आप लोग खींच लीजिएगा तो आप लोगों को ज्यादा, मतलब जिसको मन करे खींच ले। अब चौथा एक हेडिंग आता है कि मध्य वर्ग का उत्थान। तो अभी जैसे पीछे ही आप लोगों ने मध्य वर्ग के विषय में पढ़ा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे और पढ़ लेते हैं कि मध्य वर्ग का उत्थान सामंती व्यवस्था का पतन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। कैसे? जब मध्य वर्ग, जो मिडिल क्लास की फैमिली के लोग थे, उनको व्यापार में सहयोग किया सरकार ने, तो जब व्यापार में सहयोग किया तो उनके पास धन हुआ। जब धन होगा तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास धन होगा तो आप किसी को भी कमजोर कर सकते हैं। तो मध्य वर्ग का उत्थान ही जो है वो सामंती व्यवस्था का पतन की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। 16वीं शताब्दी के आरंभ में मध्यम वर्ग की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति
बड़ी सुदृढ़ हो गई और इस नवोदित नए मध्यम वर्ग ने अपने व्यापार एवं वाणिज्य के विकास एवं शिक्षा के दृष्टिकोण से राज्य तंत्र का समर्थन किया। राज्य तंत्र का समर्थन का मतलब राज्य के जो बनाए गए तंत्र थे उनको उन लोगों ने माना, उनका समर्थन किया। राजाओं ने भी व्यापार एवं वाणिज्य को संरक्षण प्रदान कर मध्यम वर्ग की सहानुभूति प्रदान कर दी। राजाओं ने भी क्या किया, ऐसी नीतियां बनाई, ऐसे नियम बनाए जिससे मध्यम वर्ग का उत्थान हो सके। उन्होंने नियम बनाया कि मध्यम वर्ग से कम टैक्स लिया जाएगा और बड़े वर्ग से ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। जब मध्यम वर्ग से कम टैक्स लिया गया, मध्यम वर्ग के ऊपर कम प्रकार से कर लगाए गए, तो उससे क्या हुआ, मध्यम वर्ग का जो है वो विकास हुआ। इससे न केवल उपनिवेशों की स्थापना को बढ़ावा मिला, बल्कि प्रबुद्ध वर्ग ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण किया। जो सामंतीवाद के राजा होते थे, उस देश के जो नागरिक होते थे, वो कहते थे अरे भाई वो बगल वाले देश का राजा है ना, उसके यहाँ चलो फैक्ट्री लगाया जाए, बड़ी अच्छी अच्छी सुविधा दे रहा है। तो उपनिवेश क्या होता है, अरे उपनिवेश मतलब दूसरे देश का कोई आकर के आपके यहाँ जो है व्यापार करे, तो उपनिवेश। पुर्तगाली क्या थे, वहां से आकर के हमारे यहाँ व्यापारी किए थे, तो वो क्या थे, उपनिवेश। तो उपनिवेशवाद चला था। जब आप पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री तो उसमें दिखाएगा, बताएगा आपको कि पुर्तगाली फ्रांसीसी जब आए तो क्या किए, उपनिवेशवाद चला था। तो इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ेंगे आप लोग तो बताएंगे, तो या लोग जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। तो उपनिवेश का स्थापना को बढ़ावा मिला। कैसे मिला कि दूसरे देश के राजा, दूसरे देश के प्रजा जिनके पास पैसा वैसा होता था, वो जाकर के जो है वो दिया। वो कहा कि अरे यार बगल वाले देश में चला जाए, वहां का राजा बड़ा सपोर्ट कर रहा है लोगों को, वहां का राजा जो वहां जाकर के कंपनी फैक्ट्री लगाए उसे विशेष प्रकार की छूट दे रहा है, हमारा तो सामंती डबल डबल प्रकार का टैक्स लगा रहा है। तो लोग जा करके उस देश में जाकर के अपना जो है वो क्या करने लगे, अपनी फैक्ट्री का निर्माण, अपने बिजनेस को बढ़ावा देने लगे। तो क्या हुआ, जिस देश में फैक्ट्री निर्माण होता है उस देश का भी विकास होता है। तो उस देश में विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। हेज के शब्दों में, हेज एक व्यक्ति थे, हेज के शब्दों में मध्यम वर्ग का विकास राज्य तंत्र से उसका निकटतम संबंध संभवतः मध्य युग से आधुनिक युग के परिवर्तन का सबसे अधिक और महत्वपूर्ण तंत्र था। और क्या हुआ, तो राष्ट्र राज्य के उदय में एक शब्द आता है कि धर्म सुधार का आंदोलन भी इसका एक कारण रहा। तो धर्म सुधार का आंदोलन भी आप जो है वो पीछे जो है वो पढ़े हैं। तो धर्म सुधार का आंदोलन आप पीछे पढ़ चुके हैं तो उसे समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी चलिए। तो मध्यकाल के अंत तक चर्च में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। आपको पता ही है कि मध्यकाल में क्या किस किस प्रकार के दोष थे चर्च में, ये सब पहले ही बताया जा चुका है। पोप धार्मिक क्षेत्र के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगा था। पोप का इतना प्रभाव हो गया था कि वो धर्म के क्षेत्र में, यानी चर्च में जो धर्म था यानी बाइबिल, उसमें तो वो हस्तक्षेप करता ही करता था, बल्कि वो जो सामंत के छोटे छोटे राजा थे, तो राज्य तंत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्रों में भी उसका क्या हो गया था, उसका प्रभाव पड़ गया था। वो उसमें भी जो है वो अपना जो है वो क्या नाम है, हस्तक्षेप करने लगा था। किंतु आधुनिक युग के आरंभ किंतु आधुनिक युग के आरंभ एवं पुनर्जागरण के कारण यूरोप की जनता तर्कवादी हो चुकी थी। तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानवतावाद का जब विकास हुआ तो मानवतावाद ने यानी मानववाद ने क्या किया, मनुष्य की बातों को जो है वो ज्यादा गंभीरता से देना। उन्होंने धर्म की बातों को छोड़ करके कि भगवान क्या कहता है उसको छोड़ करके लोगों ने इस बात को महत्व दिया कि हम मनुष्य अपनी बातों पे वो तर्क किए कि अगर सूर्य से, अगर चंद्रमा से जो है वो या कुछ गिरता है या सूर्य की किरण धरती तक पहुंचती है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये भगवान जी सूर्य की रोशनी यहाँ पे पहुंचाते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हाँ एक ग्रह है जो आग उगलता हुआ जलता हुआ ग्रह है, उस ग्रह की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये सूर्य की रोशनी जो है धरती पर आ रही है। तो लोगों ने क्या किया, तर्क को बल दिया, मानवतावाद का उदय हुआ। उसने पोप की आचारहीनता, भ्रष्टता एवं विलासिता का विरोध किया। पश्चिमी यूरोप के शासकों ने जो राजनीतिक कारणों पोप की सत्ता के विरोधी थे, जनता की भावनाओं का जो लाभ उठाया और पोप की सत्ता का जबरदस्त विरोध किया, तो कुछ यूरोपीय देशों ने
प्रोटेस्टेंट आंदोलन के विकास में सक्रिय योगदान दिया। प्रोटेस्टेंट का आंदोलन क्या है? अरे वही आंदोलन है जो छोटे छोटे अपना अपना लोग अपना निजी तौर पे जो है समुदाय जुट करके अपना निजी तौर पे जो है अपना वो बनाने लगा, चर्च बनाने लगा। तो उसी चर्च को ही हम लोग प्रोटेस्टेंट की वो कहते हैं, क्या नाम है, युग कहते हैं। तो प्रोटेस्टेंट का जो है वो कहते हैं। ठीक है। तो अब पश्चिमी यूरोप के शासकों ने जो राजनीतिक कारणों पोप की सत्ता के विरोधी थे, जनता की भावनाओं का लाभ उठाते थे, पोप की सत्ता का जबरदस्त विरोध किया और कुछ यूरोपीय देशों ने प्रोटेस्ट आंदोलन के विकास में सक्रिय योगदान दिया और धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप, धर्म सुधार आंदोलन से आप समझ गए होंगे, जब प्रोटेस्ट की जो है क्रांत आंदोलन हुआ तो नए नए चर्च बने, तो क्या हुआ, धर्म का भी सुधार हुआ। जो धर्म भ्रष्ट हो चुका था, बाइबिल को लोगों ने भ्रष्ट करके रखा था, तो उस धर्म का भी सुधार हुआ। और धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप कैथोलिक चर्च की एकता को भंग हो गई और चर्च पूर्णतः राजा के अधीन हो गया। इससे राजा के सम्मान एवं पद की प्रतिष्ठा में भी जो है वो वृद्धि हुई और राष्ट्रीय की भावना को जो है वो बल मिला। तो अब एक नया चीज आ गया कि राष्ट्र की भावना को बल मिला। तो हम देखेंगे कि राष्ट्र की भावना का विकास। तो राष्ट्रीय भावना के विकास का तात्पर्य ऐसे है कि राज्य तंत्रों के उत्कर्ष का एक प्रधान कारण राष्ट्र की भावना था। धर्म युद्ध, पुनर्जागरण, धर्म सुधार और देशज भाषाओं का विकास, देशज साहित्य के राष्ट्रीयता की भावना का विकास जो है वो क्या हो गया, शक्तिशाली बन गया। जो मठ थे, मठों के टूटने से राष्ट्रीय राज्यों की आय शक्ति में वृद्धि हो गई। जो सभ्यता पहले धर्म प्रधान थी, अब वह राष्ट्र प्रधान बन गई। क्या हुआ कि जो धर्म युद्ध हुए, जो पुनर्जागरण हुआ, जो धर्म के प्रति लोगों ने सुधार हुआ, जो देशज भाषाओं का विकास हुआ, देशज भाषाओं का विकास होने से देशज साहित्य का विकास हुआ, नए साहित्य का विकास होने से नए नए उद्भव हुए, नए नए बुकें छपी, नई नई किताबें छपी। जिसको जो जानकारी थी वो किताबों में लिखने लगा। वो किताबें एक दूसरे से, इस दुकान पर उस दुकान से उस दुकान पर, इस राज्य से उस राज्य, इस व्यक्ति से उस व्यक्ति तक, इस गांव से उस गांव तक पहुंचने लगी। तो लोगों ने पढ़ा पढ़ा तो उन्हें ये पता चला कि हाँ, जो बाइबल में लिखा है कि धर्म को जो है चर्च को कर देना चाहिए, वो गलत है, चर्च को कर नहीं देना चाहिए। हाँ, राजा को अधिकार होता है कर लेने में। तो उसमें लोगों ने क्या हुई, उनकी शक्ति बढ़ी। और जब कर कम जाने लगा तो वो कर कहां लगा, देश के काम में आने लगा। तो देश के काम में आने का तात्पर्य हो गया कि जो पहले सभ्यता धर्म प्रधान की थी, अब वो राष्ट्र प्रधान बन गई। जो धर्म यानी चर्च, याद कीजिए, धर्म यानी चर्च जो उसकी थी वो क्या हो गई, अब वह राष्ट्र प्रधान बन गई। राष्ट्रीय गौरव तथा सम्मान की भावना जनता के कारण के राजाओं को शक्तिशाली बना दिया। समुद्र पार सुदूर प्रदेशों व्यापार उपनिवेशों की स्थापना के लिए शक्तिशाली नाविक तथा सैन्य शक्ति की आवश्यकता थी, जो एक शक्तिशाली राज्य ही प्रदान कर सकता था। किसी दूसरे देश में जाकर के व्यापार करना, समुद्र को पार करना, सुदूर बहुत से दूर दूर देशों में जाकर के व्यापार करना, यह एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था जब तक कि इसमें कोई राष्ट्र का राजा ना सहयोग करे। तो राष्ट्र के राजा ने, जब राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ तो राष्ट्र की राजा ने लोगों को सहयोग दिया, नाव की व्यवस्था कराई, क्या नाम है, जल में चलने वाले जो वाहन होते हैं उनकी व्यवस्था कराई, बड़ी बड़ी जहाजों का निर्माण कराया, जिससे क्या हुआ, एक व्यापारी दूसरे देश में जाकर के व्यापार करने में जो है वो संभव हो पाया। उस समय एरोप्लेन तो था नहीं, तो जहाज के द्वारा ही लोग जाते थे। जो एक शक्तिशाली राज्य तंत्र ही प्रदान कर सकता था, तो राज्य तंत्र से प्रदान किया। और अब व्यापार और उपनिवेश यानी दूसरे देश में जाकर के निवेश भी राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक बन गए, जिससे सुदृढ़ राज्य तंत्र को जो है वो बल मिला। को याद होगा जब अभी एक दो दिन में आप लोगों को कौन कौन कैसे कैसे किस देश में गया था, वास्को डिगामा वगैरह का, सबका, कोलंबस, वो सबका बताया जाएगा। जब मैप पढ़ाया जाएगा तो उस मैप में आप लोग भली भांति समझ जाएंगे। तो नवीन आविष्कार, न्यू इन्विटेशन, तो क्या है, पुनर्जागरण काल में हो रहे नए आविष्कारों ने राज्य तंत्रों के उत्थान में विशेष योगदान दिया। तो जिसमें गैलीलियो
गैलीलियो ने जो बाइस्कोप, वो माइक्रोस्कोप, बाइस्कोप ये सब की रचना की थी। ऐसे बहुत से लोग निकल करके आए थे, तो उनको आप लोगों ने पढ़ा था, वही यहाँ पे बताया जाता है कि जब नए नए आविष्कार हुए तो पुनर्जागरण में हो रहे नए नए आविष्कारों ने राज्य तंत्रों के उत्थान में विशेष योगदान दिया। क्या हुआ? बारूद का आविष्कार हुआ, तोपों का प्रयोग किया गया, युद्ध काल में परिवर्तन किए गए, नए नए उपनिवेशों की खोज एवं नए नए छापेखाने का आविष्कार किया गया। और हुआ क्या? इस दृष्टि से अत्यंत कारगर हथियार सिद्ध हुए। बारूद और बंदूकों के सामने सामंतों के दुर्ग और उनकी अश्वरोही सेना व्यर्थ साबित हो गई, जिससे शक्तिशाली एक राजा का जो है वो उदय हो गया। तो नए नए आविष्कार में ये भी है कि बारूद का भी आविष्कार हुआ, तोपों का भी प्रयोग किया गया और युद्ध काल के नियमों में भी परिवर्तन किए गए, नए नए उपनिवेशों की खोज और नए नए छापे खाने का आविष्कार हुआ। तो जब बारूद बम बने तो क्या हुआ? बगल वाला जो छोटा राजा था, या तो वो प्रेम पूर्वक आकर के उस देश में शामिल हो जाता था और उस देश के नियम को मान लेता था, या तो उसे तोपों से धाए से उड़ा दिया जाता था, तो फिर तब वो आ जाता था। ठीक। अब एक ऐसा चैप्टर आता है, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट भी है और समझने वाला भी है। इसको जो है वो जरूर से समझना चाहिए। तो देवी पत्ति का सिद्धांत में समझते हैं, उत्पत्ति का सिद्धांत समझते हैं। तो निरंकुश राजतंत्र के विकास में राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत ने जो बड़ा योगदान दिया, पुनरुत्थान एवं धर्म सुधार आंदोलन के विद्वान लेखकों ने भी राज सत्ता को सुदृढ़ करने में योगदान दिया। तो जो निरंकुश राज्य तंत्र के विकास में राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत ने भी बड़ा योगदान किया। कैसे दिया? कि पुनरुत्थान एवं धर्म सुधार काल के कुछ विद्वान लेखकों ने जो राज सत्ता को सुदृढ़ करने में जो है वो सहयोग दिया। कैसे? इटालियन लेखक मैकियावेली ने द प्रिंस इस सिद्धांत की स्थापना की, जो राज्य का उद्देश्य व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा चाहिए। उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब में उन्होंने लिया, और इन किताबों ने भी क्या किया? दैवी उत्पत्ति सिद्धांतों में उन्होंने राज्य के, राष्ट्र के उदय में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने क्या किया? एक ग्रंथ लिखा, एक बुक लिखा जिसका नाम था, ग्रंथ लिखा। मैकियावेली ने अपने ग्रंथ में लिखा, द प्रिंस नामक ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि राज्य का उद्देश्य क्या होता है? राज्य का उद्देश्य होता है व्यक्ति तथा संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। उनका विचार था कि प्रजातंत्र इन कार्यों को करने के लिए पर्याप्त नहीं था और इस प्रकार सुरक्षा निरंकुश राज्य में उत्पन्न थी। फ्रांसीसी लेखक वोर्डिन ने अपने ग्रंथ द स्टेट के संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि संप्रभुता की सत्ता असीमित होनी चाहिए। उसका कहना है कि राजा समस्त कानूनों का स्रोत होता है। राजा समस्त कानूनों का स्रोत होता है और केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार अंग्रेज लेखक हॉब्स ने लेवियाथन नामक पुस्तक में शक्तिशाली निरंकुश राज्य तंत्र का जो है वो समर्थन किया, और उस समर्थन को हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें आएगा कि प्रमुख निरंकुश राज्य तंत्र का और उनका विकास।